यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देख। यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, स्टैच्यू इतना अट्रैक्टिव नहीं है। सकता हूँ कि अगर तुम्हें इन दो हस्तियों से मिलने का मौका या इनके साथ समय बिताने का मौका मिले तो तुम किसको चूज करोगे। आई नो यू आर ब्यूटी लवर। तो कोई हाइट में तो 10 का फर्क नहीं है यहाँ पे। तुमने इंजीनियरिंग की है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। 20 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करना। ये आर्ग्यूमेंट सुनकर इकोनॉमी भी सोचे। मुझे मारो मुझे मारो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अवाना और आज की इस वीडियो में हम मिस्टर ध्रुव राठी द्वारा दिए गए कुछ आर्ग्यूमेंट्स का फैक्ट चेक और पोस्टमार्टम करने वाले हैं और देखेंगे कि उसके जो आर्ग्यूमेंट है किस तरह से सोफिस्ट्री है और वो किस तरह से लोगों को मिसगाइड करता है। और अगर आप भी यूट्यूब पर ध्रुव को फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद पे हंसोगे ज़रूर कि आपको इतनी छोटी सी बात समझ कैसे नहीं आई। साल 2018 ध्रुव ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी पुरानी बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, इन 5 सालों के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर इतना सफिशिएंट डेटा आ चुका है कि ध्रुव की उस वीडियो का, ना केवल वीडियो का, उसके जो सोफिस्ट्री आर्ग्यूमेंट है उनको एक्सपोज करने के लिए वो काफ़ी सफिशिएंट है। तो चलिए अब एक एक करके ध्रुव के उन आर्ग्यूमेंट को देख लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ध्रुव का इनकम जनरेशन को लेकर था कि क्या जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा है क्या वो रिकवर हो पाएगा या नहीं। 1 मिलियन होता है 350 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपीस हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जनरेट करेगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। अब तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट सुनकर इकोनॉमी भी सोचे। मुझे मारो मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। ध्रुव, आई थिंक तुम्हें इंडियन इकोनॉमी की समझ नहीं है, इसीलिए तुमने शायद ये बात कही है। देखो, तुम्हें इस बात को समझने के लिए पहले इंडियन इकोनॉमी को समझना होगा। हमारी इंडियन इकोनॉमी का केवल 10% हिस्सा ही ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, बाकी 90% हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अगर इस बात को लेमन नज़रिए से देखा जाए तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि हमारी सरकार या हमारी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन भारत में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनका केवल 10% का ही रिकॉर्ड रख पाती है, बाकी 90% हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और शायद यही रीज़न है कि भारत में केवल 1% लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं और सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ध्रुव, अब तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने कहा कि केवल 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूर। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये कलेक्शन केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। इसमें अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी जोड़ लोगे तो एक्चुअल अर्निंग लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है केवल 10% है। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देख। दिसंबर 2022 में एक हफ्ते के अंदर 4 लाख लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट किया। अगर मैं इसे पूरे साल में कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्स 15 से तकरीबन 18 मिलियन लोगों के आसपास ये डेटा बैठता है। और तुमने क्या बोला था कि 1 मिलियन भी मुश्किल से आएंगे। और अगर मैं इनकम जनरेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर से कुल मिला के इससे इनकम जो जनरेट होगी वो तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगी। इस हिसाब से तो जो 3,000 करोड़ रुपए की अमाउंट इसे बनाने में लगी है वो 6 से 7 सालों में निकल आएगी। क्योंकि जो सरकार ने टैक्स का पैसा लगाया है वो सरकार की ट्रेजरी में वापस आना चाहिए, तभी यहाँ पे सही तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा। खैर, बात इतनी आसान नहीं है। टूरिज्म इकोनॉमी को शायद तुमने अभी समझा नहीं। स्विट्जरलैंड जैसे देश की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी है। और हाँ, जिसे तुम बार बार अर्निंग बोल रहे हो, आखिर ये किसकी अर्निंग है? सरकार की। सरकार अर्न करके कहाँ जाएगी? सरकारों की हमेशा कोशिश होती है कि लोगों के पास पैसा आए, वही उसकी असली अर्निंग है। चलो एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। रसिया का ट्रांस साइबेरियन रेलवे लगभग 9,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रेलवे हमेशा नुकसान में चलता है। वाई? लेकिन इससे रसिया को होने वाले सोशल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। चाइना और जापान के अंदर बुलेट ट्रेन हमेशा नुकसान में चलती हैं, लेकिन उससे समाज को होने वाले फ़ायदे उस नुकसान से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि वहाँ की जनता जॉब के लिए 300 से 400 किलोमीटर तक भी अप डाउन कर लेती है। इसी वजह से उनका इकोनॉमिकल स्केल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है।
उन्होंने देश में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जो खुद अर्निंग करके सरकार को नहीं देता, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सिटीज़ और इकोनॉमी आज इसी की देन है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में सरकारी स्कूल और यूनिवर्सिटी भी तो नुकसान में चलती हैं। सरकार को इससे कोई अर्निंग नहीं, लेकिन समाज को इससे मिलने वाले फ़ायदे की तो मैं बात भी नहीं कर सकता। और जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हें इन देशों का इकोनॉमिकल एडवाइज़र बना दिया जाए तो क्या तुम ये मेट्रो या फिर इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो सरकार को इनकम करके नहीं दे रहे, क्या तुम बंद करा दोगे? देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम इस स्टैचू या इस सेक्टर को एक बड़ी पिक्चर में नहीं देख रहे, और तुम्हारे एनालिसिस में यही मिस्टेक है कि तुम उस अर्निंग को अर्निंग मान रहे हो जो सीधा सरकार की जेब में जाए। सरकार ने टैक्स का पैसा लगाया है, वो सरकार की ट्रेजरी में वापस आना चाहिए, तभी यहाँ पे सही तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ब्रदर। लोगों की इनकम देश की इनकम है। और तुम्हारा अगला आर्ग्यूमेंट स्टैचू की कॉस्ट को लेकर था। $18 मिलियन। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन करो जरा, वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू $18 मिलियन में बन गया और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू $180 मिलियन में बन रहा है। 10 गुना का फर्क है यहाँ पर। और अगर आप हाइट का कंपैरिजन करो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर्स और उस टेंपल स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की हाइट है 128 मीटर्स। तो कोई हाइट में तो 10 गुना का फर्क नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ कम ऑन थ्रू यार, तुमने इंजीनियरिंग की है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हर एक डिजाइन या स्ट्रक्चर का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिससे आगे जाना बहुत मुश्किल है, या यूँ भी कह सकते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। चलो तुमसे इंजीनियरिंग वाली भाषा में बात करता हूँ। कभी कंप्यूटर या मोबाइल यूज किया है? ऑब्वियसली किया होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है, आज से कुछ साल पहले जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में सीपीयू की जो क्लॉक थी वो 500 मेगाहर्ट्ज़ 600 मेगाहर्ट्ज़ ऐसी होती थी। फिर धीरे धीरे 1 गीगाहर्ट्ज़ 2 गीगाहर्ट्ज़ और ये बढ़ते बढ़ते आज 5 और 5.5 समथिंग के आसपास आके रुक गई, और कोई भी कंपनी इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही। पता है क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जाने पर पावर और हीट एक्सपोनेंशियल तरीके से आगे बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं कि कंपनी 5 या 6 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। क्लॉक स्पीड में केवल 15 से 20% की ग्रोथ करने पर ही पावर और हीट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसे मेंटेन करने के लिए पूरे सिस्टम की कॉस्ट 200 से 300% बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी कंपनी इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही। देखो, इन सिंपल वर्ड यार, ये इंजीनियरिंग लाला की दुकान नहीं है जहाँ 1 किलो चीनी 50 रुपये की और 2 किलो चीनी 100 रुपये की मिलती है। ये इंजीनियरिंग है ब्रदर। थोड़ी हाइट बढ़ने पर जो उसकी जो प्राइस है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से आगे बढ़ती है। देखो, जिस स्प्रिंग बुद्धा की तुम बात कर रहे हो वो सन 2002 के आसपास बनी। उस समय कॉपर की जो प्राइस थी $0.6 के आसपास थी, जिसकी कीमत बढ़ के 2018 में लगभग $3 के आसपास होगी। इट मीन्स कि पिछले इन 15 सालों के या 16 सालों में इसके प्राइस लगभग 5 टाइम्स बढ़े हैं। अब तुम खुद समझदार हो, हिसाब लगा लेना। देखो, तुम्हारा अगला आर्ग्यूमेंट स्टैचू की ब्यूटी को लेकर था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, स्टैचू इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तुम्हारा इस स्तर का क्रिटिसिज्म सुनकर मुझे हंसी आई, और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आया। अब मुझे नहीं पता कि ब्यूटी का तुम्हारी नज़रों में क्या मायने हैं। बस मैं एक बात कह सकता हूँ कि तुम्हारा वो कमेंट तुम्हारी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, तुम्हारी जो एक पैटर्न है चीज़ों को देखने का उसको रिफ्लेक्ट करता है। और तुम्हारे इस कमेंट के बाद मैं जस्ट इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें इन दो हस्तियों से मिलने का मौका या इनके साथ समय बिताने का मौका मिले तो तुम किसको चूज करोगे? आई नो यू आर ब्यूटी लवर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि ध्रुव ने किसे चूज किया होगा। खैर, एक समझदार इंसान की नज़रों में मॉरलिटी, वैल्यूज़ या पवित्रता से ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती। तुम्हारा अगला आर्ग्यूमेंट गांव वालों के विरोध को लेकर था। 22 विलेजेस के सरपंच ने एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, जिसे कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। These forests, rivers, waterfalls, land and agriculture supported us for generations. We survived on them, but everything is being destroyed now, and celebrations are also planned. Don't you think it is akin to celebrating someone's death? ये विलेजर्स का कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी को। यहाँ डॉक्टर प्रफुल्ल एक ट्राइबल लीडर हैं, कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कैरिड आउट फॉर आवर डिस्ट्रक्शन। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे प्रोजेक्ट में लोगों का विस्थापन होता है, जो कि बिल्कुल दुखद है, लेकिन हमें देश की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। सन 2002 जब दिल्ली मेट्रो बनी तो वहाँ से कुछ लोगों को हटाना पड़ा, लेकिन आज इसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। तुमने कहा कि आसपास के लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध में सरकार को लेटर लिखा है। चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। यू नो, हमारे देश में बहुत NGO हैं जिन्हें देश को तोड़ने के लिए बाहर से फंडिंग मिलती है, जो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों को भड़का के आंदोलन करने लगते हैं
और देखो ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये बातें कही थी हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अब देखो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है ये तुम भी समझते हो। देखो तुमने अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इस लेटर का रेफरेंस दिया, चलो इस नैरेटिव को भी तोड़ देते हैं। देखो कोई भी समझदार इंसान किसी ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करेगा जिसमें उसका खुद का प्रॉफिट हो रहा हो। अरे हमारे यहाँ तो किसी गांव के आसपास से कोई हाईवे निकल जाए तो गांव के लोग लड्डू बांटने लगते हैं, और ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, आप इन्हीं को ले लो, इनकी वजह से जो इनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उनका प्राइस जो है वो आसमान छूने लगा है, और जो धाम के आसपास के जो गांव हैं उनकी कीमतों में जो उछाल आया है उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक छोटी छोटी दुकानों का जो किराया है गाँवों के अंदर वो 1 लाख से ऊपर चला गया है। कैन यू इमेजिन? जस्ट यू कैन चेक इट। और तुम्हारा फाइनल आर्ग्यूमेंट पॉलिटिक्स को लेकर था कि बीजेपी इस स्टैचू का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिक्स और प्राइड एक ऐसा एस्पेक्ट रह जाता है जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था स्टैचू को बनाने का, और पॉलिटिक्स खेलने का एक नया तरीका है। हाँ, तुम्हारे सभी आर्ग्यूमेंट में मैं इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ कि हाँ बीजेपी की क्या हर एक पार्टी जो भी उसने काम किए हैं उनका बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे देश के अंदर कई हजार प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि नेहरू फैमिली के नाम पे चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक का जो क्रेडिट है अपने नाम लेकर क्या उनका पॉलिटिकल प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ये तो देखो हमारे देश की एक तरह से परंपरा बन चुकी है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है मैं वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रहा, हाँ लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूँ तो रासलीला। ये सही नहीं है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपसे नीचे कमेंट सेक्शन में मिलता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि ये वीडियो ध्रुव राठी तक पहुँच पाए, ताकि उसे भी पता चले कि लोग उसकी बातों को आंख बंद करके नहीं सुनते। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।